किसी ने सच कहा है कि रास्ता चलने वाले को रास्ता न माने, और महफिल में आए हुए भाइयों को हमारा नमस्ते और प्रणाम है। हिदायत पता पता उसी को दुकान कहते हैं, और इस नाचीज बंदे को चौधरी बलवंत सिंह। जंगल में जाओगे तो शेर पाओगे, हवेली में आओगे तो हमें पाओगे। जंगल में तुम्हें शेर फाड़ डालेगा, और ये चौधरी बलवंत सिंह तुम्हें मार डालेगा। होता है कौन जिसका नसीब होता है, बन जाते हैं वसूल जैसा जिसका नसीब होता है। इतने देर से हवेली में हूँ, दोनों लोग साले का पता नहीं, देखो हवेली में किसकी ड्यूटी है किसकी ड्यूटी। बाबू साहेब जय शंकर। जय शंकर जय शंकर। कौन बेटा? बाबू साहेब सबसे पहले बता लेट होने का कारण क्या है? बाबू साहेब आप तो जानते हैं कि मैं एक किसान का लड़का हूँ, काम धंधा करते करते थक जाता हूँ, इसीलिए थोड़ा आराम कर रहा था। तू खेती किसानी में लगा हुआ है। हाँ बाबू साहब। आए हुए भाइयों को हमारे नाम का परिचय बता दे कि हमारा नाम क्या और हमारा काम क्या है। बाबू साहब आप तो जानते हैं कि मैं आपका नौकर हूँ, मैं आपका नमक खाता हूँ, मैं आपके सामने आपका नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ। तू एक नौकर और एक मालिक का फायदा कर रहा है। बैठ जाए हुए भाई अपने नाम का परिचय खुद दे दे। बढ़ जा बेटा। ठीक है बाबू साहब। साथ ही मेरी बात चलिए दोस्तों, साथ में कहीं घर का नहीं, इसी विचार नगर का रहने वाला। दोस्तों हम अपने परिवार में खुद मिलाकर दो प्राणी है, एक हम है और एक हमारी बेटी, इसका नाम चांदनी है। लेकिन क्या बताऊं दोस्तों, ये चांदनी हरामजादी इतनी पैदा हुई, इतनी मनहूस पैदा हुई, इसके पैदा होते मेरी लक्ष्मी, मेरी अर्धांगिनी मेरा सोना छोड़कर चली गई। मेरी कहने का मतलब सदा के लिए भगवान को प्यारी हो गई। लेकिन दोस्त छोड़ो बेटा, तुमसे एक बात बता देना चाहता हूँ। ये जो अपने गांव का बगल वाला गांव चाँदपुर नहीं है, इसी चाँदपुर गांव का एक अर्जुन सिंह का परिवार रहता है। वो अर्जुन सिंह का बहुत अपनी बीवी की राज कराने के लिए 10,000 रुपए ले गया। उसके वजह में अपना मकान गिरवी रखा, ना तो साला मेरे पैसा दिया, ना तो मकान खाली किया, और आज सुन रहा हूँ बूढ़ा साला बूढ़ा साला मर गया। ऐसा कर कि आज मेरे गुलाम सुल्तान को बुला, मैं उसे चाँदपुर भेजूंगा और अपना पूरा ठीक है बाबू साहब आप बैठ जाइए, मैं बुला रहा हूँ। बेटा बाबू सुल्तान सिंह आपको चौधरी बलवंत सिंह याद कर रहे हैं। चौधरी साहब नमस्कार। नमस्कार सुल्तान नमस्कार। कहो कैसे हो? अरे जिस पर आपकी कृपा हो वो बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा चौधरी साहब, लेकिन मैं तैयार होकर के किसी पार्टी को अटेंड करने जा रहा था, लेकिन आपने मुझे बुलाया। बैठिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे बुलाया है, बताइए कौन हरामजादे की मुंडी काट करके लाना है, आपके कदमों में डालना है।
परिवार रहता है। वो अर्जुन सिंह का बाप अपनी बीवी की लाश करा करके हमने 10 चाक पे ले गया। उसके में अपना मकान गिरवी रखा, ना तो साला मेरा मकान खाली किया, ना तो साला पैसा दिया, और आज तुम रात को बुढ़ा साला मर गया। कहने का मतलब है कि आपके बगल वाला गांव चाँदपुर का रहने वाला अर्जुन सिंह, उसका बाप अपनी मेहरिया का इलाज कराने के लिए आपसे 10,000 रुपया कर्जा ले गया। उस कर्जा के बदले में अपना मकान गिरवी रखा, ना तो ससुर ने पैसा दिया, ना मकान खाली किया, और बुढ़ा साला मर गया। मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ चौधरी साहब, हम दोनों शैतानों से बगैर पूछे यमराज साले की बड़ी तो उनके प्राण लिया। तो अगर ऐसी बात है चौधरी साहब, तो आज आपका ये गुलाम सुल्तान जाएगा, या तो 10,000 रुपया खर्चा, या मकान खाली, या फिर अर्जुन सिंह को बात करके लाऊंगा, आपके कदमों में डाल दूंगा। तो ठीक है सुल्तान बेटा, आज की तू चाँदपुर गाँव के लिए निकल जा बेटा। लेकिन चौधरी साहब, मैं वहां अकेला नहीं रहूंगा। क्यों, तुझे डर लग रहा है क्या? डर नहीं चौधरी साहब, फिर क्या बात है? डर और मौत हमसे 3 किलोमीटर दूर रह के बात करती है। दुनिया मौत से भागती है, मौत ससुरी हमसे भागती है, दुनिया मौत से डरती है। मौत को मैं अपने हवेली पे बुला करके मुजरा सुनता हूँ। लेकिन चौधरी साहब बात है क्या? जो अपने हवेली का वो छोटा वाला नौकर, क्या नाम है उसका? छोटुआ। छोटू, मैं उसको ठीक ही लिखा जा सकता है। अरे ओ बेटा छोटू, हंस के नहीं साले, धीरे से हंस खस के। चौधरी साहब नमस्ते। इसके करा गया था, हम कहे 4 धूरी। साले बुझी हुई पिकअप की टूटू ही कमानी साले। क्या धुरी क्या रे चौधरी साहब? हम कहे चौधरी साहब न पूछ सके। पूछ सके क्या है रे? बताइए क्या हुमुक है मेरे साथ का? जिसको मुख दिए ना सारे मोटे हो गए हैं। क्या हुक्म है रे? छोड़ बेटा, छोड़ बेटा, तुझे सुल्तान के साथ चाँदपुर गाँव जाना बेटा। क्यों नहीं जाएंगे? जरूर जाएंगे। सुल्तान ये जाने के लिए तैयार है, इसे रिवाज जा सकता है। छोटो बेटा चलेगा? चलेंगे। जरूर चलेगा, मेरे साथ चलेगा। क्या बात है? ये बताओ बाबू साहब का हाथ है, इतना जो चिल्ला था वो हमारे काने के पास का फट गया। तू साले क्या खाता है कि जो कि इतना मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है? हम घर आलू खाई। अबे साले जिंदगी भर भाई साले आलू दम की औलाद साले। छोड़ो बेटा, अगर ऐसी बात है तो आज हम और तुम चलेंगे चाँदपुर। तो लेना राइफल, चलते हैं चाँदपुर। चौधरी साहब क्या? आप चाहिए आराम फरमाइए, ये मेरा वादा है। या तो 10,000 रुपया कर्जा, या मकान खाली, या फिर अर्जुन सिंह को बात करके लाऊंगा, आपके कदमों में डालूंगा। ठीक है सुल्तान। आराम हो जाइए चौधरी साहब, फरमाइए। दूध उबाल के आई है, पनीर फरमा में। आराम फरमाइए थे। फरमाइए, आराम जाए। छोड़ बेटा, हम उनके गुलाम हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ता है। तो क्या देखता है? उठा ले हथियार, ले ले रिवॉल्वर, ले ले राइफल, चलते हैं चाँदपुर अर्जुन माँ के घर में। लेकिन बाबू साहेब चले से पहले हम एक चीज
होता दिनों रात देखी थी। क्या देखा रेखा? इस चौधरीवा के पीछे हर मत का दिन का रात का दिखाया देखी थी, ऐसे के पीछे कुकुरवा नहीं तू एक बात बताऊं बेटा, ये जूता साले में कितना भी हीरा मोती जड़ा हो बेटा, इसका स्थान मात्र पैर में होता है। इसलिए मोहरी की ईंट मोहरी पे अच्छी लगती है साले, चौबारे पर नहीं। नौकर साले नौकर की तरह रहना सीख लो, वरना रोटी का टुकड़ा फेंकना बंद कर दूंगा साले, मर जाओगे खाने के लिए। आप हमका मारे चाहता बाबू साहेब, तुम्हारा खूब मारा, जितना मर्जी हो उतना मारा। लेकिन बाबू साहेब ये तो सच है, मैं देखता हूँ आपने चौधरी के कहने पर, चौधरी के एक इशारे पर ना जाने कितनी माँ बहन की आपने बोल को सुनी करती। हाँ किया है, करता रहूंगा। और चौधरी के कहने पर, चौधरी के एक इशारे पर ना जाने कितनी माँ बहन की आपने मांग का सिंदूर मिटा दिया। हाँ मिटाया है, मैं उनका गुलाम हूँ। और चौधरी के कहने पर, चौधरी के एक इशारे पर ना जाने आप कितने बच्चों को यकीन बना दिए। और मैं एक चीज देखता हूँ कि जैसे कि कोई त्योहार आता है, जैसे होली हुई, ईद हुई, दशहरा हुआ और ये दीपावली हुई, लोग देश है विदेश है कहीं भी हो रहे हैं, लेकिन वो त्योहार मनाने के लिए अपने घर आते हैं, अपने परिवार वालों के साथ हंसी खुशी से त्योहार को मनाते हैं। लेकिन मैं एक चीज देखता हूँ, आप एक ऐसे इंसान हैं, आप अपने घर नहीं जाते। क्या आपके घर में माँ नहीं है, बाप नहीं है, भाई नहीं है, बहन नहीं है? क्या आप अपने घर में तन्हा अकेले हैं? आप अपने घर क्यों नहीं जाते बाबू साहब? छोटू बेटा, आप तूने ये क्या पूछ लिया रे? वाकई में मेरी जिंदगी किसी कुत्ते से कम नहीं है, क्योंकि चौधरी के एक इशारे पर जान देने और जान लेने के लिए मैं तैयार रहता हूँ। इसी चौधरी के कहने पर आज के पहले मैंने पता नहीं कितनी बातों की कोशिश, मैंने पता नहीं कितने बच्चों को यतीम बना दिया रे, पता नहीं कितने घर मैंने उजाड़ दिया, पता नहीं कितने बहन बेटी के मांग कर सिंदूर मिटा दिया। अभी जब तूने त्योहारों की बात किया ना, उसमें से जब तूने दीपावली का नाम लिया ना, छोटू समझ ले कि मेरे शरीर में जैसे जान नहीं रह गई। ये सही है बेटा कि इंसान देश विदेश प्रदेश कहीं भी रहे, वो त्योहार मनाने के लिए अपने परिवार वालों के पास जरूर आता है। अरे ये दीपावली की बात करना, ये जो पिछली दीपावली बचती थी तो मैंने क्या देखा कि सबके घर में दीपक जल रहे थे, और नजर उठा करके अपने घर की तरफ देखा तो किसी बाबू साहब, क्योंकि मेरे घर के चिराग को सदा सदा के लिए ये चौधरी बलवंत सिंह बुझाती जानना चाहता है तो सुन छोटू, मैं कहीं और का रहने वाला नहीं हूँ, मैं इसी चौधरी के बगल वाले गांव रायपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सुल्तान सिंह है। हमारे बड़े भैया थे जिनका नाम मोहन सिंह था,
मेरी भाभी माँ थी जिसका नाम ममता था, और मेरी भाभी की गोद में एक 3 साल की बच्ची थी छोटू, जिस बच्ची का नाम किरण था। किरण भैया भाभी ने बड़े अरमान से उसके हाथ में सुनहरे अक्षरों में किरण लिखवाया था। परमेश्वर ने गरीबी दिया था छोटू, लेकिन पारिवारिक सुख जरूर दिया था। एक दिन की बात भैया कहने लगे कि मुन्ना, मैं जो मेहनत मजदूरी करके कमा करके लाता हूँ, उससे बड़ी मुश्किल से परिवार का खर्च चलता है। इसलिए तू मेरी बात मान, तू चला जा मामा के घर, वहीं पढ़ाई लिखाई करना। उसके बाद जब तू पढ़ लिख लेगा भैया, कोई नौकरी पा जाएगा तो मेरे भी घर की गरीबी दूर हो जाएगी। मैं भैया की बात मान करके मामा के घर पढ़ाई करने चला गया। कुछ दिन बीता, उसके बाद दीपावली का त्योहार आया। मैंने सोचा कि जा करके भैया भाभी के साथ में दीपावली का त्योहार मना करके आऊंगा। आया देखा तो भैया भाभी दरवाजे पर उदास बैठे रो रहे थे। वो लोग हमारा ही इंतजार कर रहे थे छोटू। और जब मैं दरवाजे पर पहुंचा तो भैया दौड़ करके रोते हुए कहने लगे, मुन्ना, हम लोग तेरा ही इंतजार कर रहे थे, अच्छा हुआ तू आ गया। अरे तू न सोच, मैंने अपने मेहनत मजदूरी की कमाई में से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया है। आज दीपावली का त्योहार है, तू बच्चों के साथ जा पटाखे जला, और मैं शहर चला जाता हूँ, वहां से तेरे लिए खाने की सामग्री लाऊंगा। भैया चले गए शहर। किसी कारणवश आने में देर हो गई उनको। धीरे धीरे शाम ढली छोटू। शाम से रात 8 बज गया। 8 बजे की वो दर्दनाक घटना है छोटू। ठीक रात 8 बजे ये चौधरी बलवंत सिंह अपने घोड़े पर सवार होकर के आया, और मेरी भाभी ममता को दरवाजे पर देखने के बाद इस नियत और साले की नियत खराब हो गई। ये अकेली पाकर के मौका पाकर के ये हवस का दरिंदा कभी ना मेरी भाभी ममता की इज्जत लूटने के बाद संतोष नहीं हुआ। उठाया अपनी बंदूक और बेड़ी बेरहमी से मेरी भाभी ममता को गोली मारने के बाद मेरे भैया को मारने के लिए ढूंढने के लिए घर में प्रवेश किया। और जैसे घर में प्रवेश किया वैसे मेरे भैया दरवाजे पर आ गए। मेरी भाभी सारी कहानी मेरे भैया से बता दिया। मेरा भैया इस चौधरी बलवंत सिंह के घर से अपनी 3 साल की बेटी किरण को लेकर के वहां से भाग निकले। और ये चौधरी बलवंत सिंह मेरे भैया को भागते हुए देख लिया, पीछा कर लिया। हुआ यूं कि मेरे भैया भागते रहे और ये कमीना मौका पाते ही मेरे भैया लोगों के द्वारा जब सूचना मिली, मैं दरवाजे पर आया, देखा तो मेरी भाभी अंतिम सांसें ले रहे थे। भाभी से पूछने लगा, सारी कहानी बताया। मैंने कहा, एक बार बताओ भाभी कि मेरी 3 साल की भतीजी किरण कहाँ है? मेरे भैया कहे हैं। कहा कि मुन्ना कि तेरे भैया तेरी 3 साल की भतीजी किरण को लेकर के चांदपुर की तरफ भाग रहे हैं। चौधरी बलवंत सिंह उनका पीछा किया है। मैं कुछ ही समय में मर जाऊंगी मुन्ना, तू जल्दी भाग और अपने भैया की जान की हिफाजत कर। मैं भागता गया। कुछ दूर जाने के बाद क्या देखता हूँ छोटू, मेरे भैया की शरीर खून से लहूलुहान था। मैंने अपने भैया को अपनी बाहों में उठा लिया।
मैंने कहा भैया आप चिंता मत करिए, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलूंगा, एडमिट कराऊंगा, आप ठीक हो जाएंगे। कहने लगे नहीं मुन्ना, अब देर हो चुकी है, क्योंकि गोलियों का जहर मेरे शरीर में दौड़ चुका है, अब नहीं बचूंगा। अगर कुछ मेरे लिए करना चाहता है तो खा कसम, तू अपने भैया भाभी के खून का बदला इस चौधरी बलवंत से मेरे दिल में बदले की भावना जागी, आंखों में खून उतर आया। मैंने कसम खाया कि अगर साले चौधरी बलवंत सिंह, जब तक मैं अपने भैया भाभी के खून का बदला तुझसे तेरे परिवार से नहीं ले लूंगा, तब तक मैं अपने घर में कभी दीपक नहीं जलाऊंगा। उसके बाद मैं भैया से पूछने लगा कि एक बार बताओ भैया, आप तो मुझे मिल गए, लेकिन मेरी 3 साल की भतीजी किरण कहाँ है? कहने लगे मुन्ना, गोली लगने से पहले जो चांदपुर का भगवान भोलेनाथ का मंदिर नहीं है, उसी मंदिर की तीसरी सीढ़ी पे मैंने तेरी भतीजी को बैठा दिया है। जा मुन्ना, मेरी परवाह मत कर और उस बच्ची को उठा ले, उसका पालन पोषण करना, जब सयानी हो जाए कोई अच्छा सा लड़का देख करके उसकी शादी कर देना। इतना कर करके छोटू, इतनी जिम्मेदारी मुझे दे करके मेरे भैया भी मेरे मैं इतना बदनसीब इंसान निकला कि मैं अपने भैया भाभी की लाश के ऊपर कफन नहीं डाल पाया। लंबे लंबे डग भरते हुए जब पहुंचा चांदपुर के भगवान भोलेनाथ के मंदिर की सीढ़ियों की तरफ देखा, जब सीढ़ियों की तरफ निगाह उठाया, आवाज, क्योंकि वहां मेरी 3 साल की मैंने सोच लिया कि मेरी भतीजी को गायब करने वाला कोई और नहीं, यही साला चौधरी बलवंत सिंह है। छोटू, अगर वहां से कोई जानवर उठाता तो वहां कम से कम खून के छींटे जरूर होते हैं। बस इसी उम्मीद पे इसके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ कि कभी न कभी इसके जरिए मुझे मेरी भतीजी किरण का पता लगेगा। और एक बात और है छोटू, इस हरामखोर को एक लड़की रोज इसके बिस्तर पर चाहिए। इतना साले अय्यासबाज है, वो लड़की साला मुझसे ही मंगवाता है और मैं मजबूर इंसान ला करके इसको वो लड़की देता हूँ। लेकिन जिन लड़कियों को मैं उठाता हूँ, सबसे पहले उन लड़कियों को मैं नाम पूछता हूँ। वो इसलिए छोटू, कहीं ऐसा ना है जिन बहन बेटियों को मैं ले जा करके इसके बिस्तर पर फेंक रहा हूँ, उसमें से मेरी भतीजी कोई किरण में निकल जाए। यही मेरी कहानी है। और आज मैंने तुम्हें तेरे कहने पर बता दिया, अगर मेरे साथ गद्दारी किया, चौधरी बलवंत सिंह से बताया कभी ना, सोच ले छोटू, हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड की जमीन तुम्हें भागने के लिए कम पड़ जाएगी। बाबू साहब, वैसे तो आपकी कहानी बड़ी दर्दनाक कहानी है। आज मैंने आपका ये दिल दुखाया है, और हो सके तो आप मेरी गलती को माफ कर दीजिए। कहा गया है अगर मालिक बनना है तो सबसे पहले नौकरों की कीमत करो। तुम नौकर नहीं, आज से हमारा जिगरी साथी हुआ। आज से हमारा तुम्हारा मकसद होगा चौधरी बलवंत सिंह की बर्बादी। चलते हैं चांदपुर अर्जुनवा के घर।